नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट सुभाष जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी सुभाष जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मेरे बाबूजी भी एक ट्रक ड्राइवर थे। उन्हीं को देखकर मुझे बचपन में ट्रक चलाने का शौक चढ़ा था। वो जब भी घर आते, मैं उनके केबिन में बैठकर स्टीयरिंग घुमाने की जिद करता। वो मुस्कुराते और कहते, बड़ा होकर चलाना बेटा, ये सिर्फ शौक नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस वक्त मुझे उनकी बातों की गहराई का अंदाजा नहीं था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उनका वो शौक और मेरी मजबूरी बन गया। आज से 15 साल पहले एक बरसात की रात में एक तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर में उनकी जान चली गई। उस हादसे ने हमारे हंसते खेलते परिवार को झकझोर कर रख दिया। घर के कमाने वाले वहीं थे। उनके जाने के बाद घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उस वक्त मैं मुश्किल से 18 साल का था। घर में मेरी माँ, एक छोटी बहन और मैं थे। परिवार की पूरी जिम्मेदारी अचानक मेरे नाजुक कंधों पर आ गई थी। घर चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक किराने की दुकान पर काम करने लगा। लेकिन वहां की मामूली तनख्वाह से घर का गुजारा चलाना नामुमकिन सा हो रहा था। माँ की दवाइयाँ, बहन की पढ़ाई और घर का खर्च, सब कुछ पहाड़ जैसा लगता था। लगभग 1 साल तक मैंने जैसे तैसे उस दुकान पर काम किया, लेकिन जब हालात और भी मुश्किल हो गए तो मैंने कोई दूसरा काम ढूंढना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मेरे बाबूजी के एक पुराने दोस्त, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर थे, हमारी खैरियत लेने घर आए। मैंने उन्हें घर के हालात के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और कोई बेहतर काम दिलाने की गुजारिश की। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, छोटे मोटे काम तो बहुत हैं, लेकिन उनसे तुम्हारे घर की मुश्किलें कम नहीं होंगी। एक ही काम है जो तुम्हारे परिवार को इस मुश्किल से निकाल सकता है। मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, कौन सा काम चचा? वो कुछ देर चुप रहे, फिर मेरी आंखों में देखकर बोले, वही काम जो तुम्हारे पिताजी करते थे, ट्रक ड्राइविंग का काम। यही एक ऐसा काम है जिससे तुम इज्जत की रोटी कमा सकते हो और अपने परिवार को संभाल सकते हो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक साथ कई ख्याल दौड़ गए। एक तरफ वो बचपन का शौक था और दूसरी तरफ बाबूजी की मौत का खौफ। मुझे पता था कि अम्मा इस काम के लिए कभी राजी नहीं होंगी। जिस काम ने उनका सुहाग छीना था, वो अपने इकलौते बेटे को उसी काम में कैसे जाने देती। और हुआ भी वही। जब मैंने डरते डरते अम्मा से इस बारे में बात की तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उनके चेहरे पर वही पुराना डर साफ झलक रहा था। वो आज भी बाबूजी को खोने के सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ गया था। मैंने अम्मा को समझाया, अम्मा, घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, तुम ही बताओ मैं और क्या करूं। बाबूजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। रोज रोज मेरे समझाने और घर की बिगड़ती हालत को देखते हुए आखिरकार वो ना चाहते हुए भी मान गईं। अम्मा की इजाजत मिलते ही मैं अगले ही दिन चचा के पास पहुंच गया। उन्होंने मुझे अपनी ही ट्रांसपोर्ट कंपनी में पहले एक खलासी हेल्पर के तौर पर काम पर रख लिया। मेरा काम था ट्रक के साथ सफर करना, माल चढ़ाने उतारने में मदद करना और ड्राइवर की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना। मैंने लगभग 2 साल तक खलासी का काम किया। इस दौरान मैंने ट्रक चलाने की बारीकियों को बहुत ध्यान से सीखा। जब मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं, तो मैंने ड्राइवर के तौर पर काम शुरू कर दिया। अब घर का गुजारा आराम से चलने लगा था। मैंने बहन की पढ़ाई पूरी करवाई और उसकी शादी भी अच्छे घर में कर दी। अम्मा भी अब खुश थी। लेकिन शायद मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस काम को मैंने मजबूरी में अपनाया था, वही काम मुझे एक ऐसी रात में ले जाएगा जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। अब मैं आपको उसी रात की कहानी सुनाता हूं, जब मेरा सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिससे मैं हमेशा अनजान था। यह बात आज से लगभग 5 साल पहले की है। मुझे एक जरूरी कंसाइनमेंट राजस्थान से गुजरात पहुंचाना था। माल एक बड़ी फैक्ट्री का था और उसे हर हाल में अगले दिन सुबह तक पहुंचाना था, क्योंकि आगे उसे जहाज पर लादा जाना था। मेरे पास वक्त बहुत कम था और रास्ता लंबा। इस सफर में मेरे साथ मेरा खलासी हरीश था। हरीश एक मेहनती और ईमानदार लड़का था, लेकिन वो थोड़ा अंधविश्वासी किस्म का था। सफर के दौरान काली बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई छींक दे
तो वो परेशान हो जाता था और ट्रक रुकवा देता था। उसकी इन आदतों से मुझे कभी कभी चिढ़ भी होती थी, क्योंकि मुझे माल समय पर पहुंचाना होता था। फिर भी मैं उसकी बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लेता था। दोपहर के करीब 2 बजे हम राजस्थान से माल लाद कर अपनी मंजिल की ओर रवाना हुए। गर्मी अपने चरम पर थी और सड़कें आग उगल रही थीं। हमारा ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर था। सफर के शुरुआती कुछ घंटे ठीक ठाक गुजरे। हम दोनों थोड़ी बहुत बातें करते, पुराने किस्से याद करके हंसते और सड़क किनारे बजते गानों का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। माहौल काफी हल्का फुल्का था, लेकिन शायद हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारा ये हंसना बोलना आगे चलकर एक खौफनाक सन्नाटे में बदलने वाला है। ट्रक चलाते चलाते शाम हो गई और फिर रात गिरने लगी। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। अब मुझे और हरीश दोनों को जोरों की भूख लगने लगी थी। हरीश ने मुझसे कहा, उस्ताद, बहुत जोर की भूख लगी है, कोई अच्छा सा ढाबा देखकर ट्रक रोक लो ताकि हम खाना खा सकें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हरीश, मुझे भी भूख लग रही है। जैसे ही कोई ठीक ठाक ढाबा नजर आता है मैं ट्रक रोक लूंगा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि हमें सफर जल्दी पूरा करना है। मैं चाहता था कि रात का खाना जल्द से जल्द खा लिया जाए ताकि रास्ते में बार बार रुकने की जरूरत न पड़े। कुछ किलोमीटर और आगे चलने के बाद हाईवे पर मुझे एक ढाबा नजर आया। ढाबे का नाम था शेरे पंजाब ढाबा। मैंने हरीश से कहा, वो देख हरीश, ढाबा मिल गया, चल खाना खाते हैं। ढाबे को देखकर हरीश का चेहरा खिल गया। मैंने ट्रक को ढाबे की पार्किंग में लगा दिया। हमारे ट्रक के अलावा वहां और भी कई ट्रक खड़े थे। ढाबे के बाहर कुछ चारपाइयां और कुर्सियां लगी हुई थीं, जहां हमारी ही तरह कई ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। ढाबे पर काफी भीड़ थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि यहाँ का खाना जरूर स्वादिष्ट होगा। हम दोनों एक खाली चारपाई पर बैठ गए और खाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में गर्मा गर्म खाना आ गया। जैसा हमने सोचा था, खाना वाकई बहुत लजीज था। हम दोनों बड़े मजे से खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद हम कुछ देर वहीं चारपाई पर आराम करने लगे। हमारे पास वाली चारपाई पर कुछ पुराने ड्राइवर बैठे थे और अपनी ड्राइविंग के किस्से एक दूसरे को सुना रहे थे। कोई कह रहा था कि उसे हर रास्ते का शॉर्टकट मालूम है, तो कोई अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। हम दोनों उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी मेरी नजर कोने में एक और चारपाई पर अकेले बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। वो ड्राइवर नहीं लग रहे थे। उनके मैले कुचैले कपड़े और चेहरे की झुर्रियां बता रही थीं कि वो कोई स्थानीय गरीब आदमी है। वो बड़ी हसरत भरी नजरों से खाना खाते हुए लोगों को देख रहे थे। मुझे उन पर तरस आ गया। मैं उठकर उनके पास गया और बड़े अदब से पूछा, बाबा कुछ खाएंगे? मेरी बात सुनकर उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में बोले, नहीं बेटा, भूख नहीं है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। मैंने ढाबे वाले को आवाज दी और उनके लिए एक थाली खाना लाने को कहा। पहले तो वो मना करते रहे, लेकिन मेरे जोर देने पर वो मान गए। जब वो खाना खाने लगे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। खाना खाने के बाद उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर ढेरों दुआएं दी। मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया, बाबा आप यहीं आसपास रहते हैं क्या? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और बताया कि वो पास के ही एक गांव के रहने वाले हैं और पहले सड़क बनाने का काम करते थे। बातों बातों में मैंने उन्हें बताया कि मुझे गुजरात के लिए माल ले जाना है और सुबह तक पहुंचना है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक मुझे घूरते रहे, फिर बोले, बेटा मंजिल पर जल्दी पहुंचने की इतनी भी क्या जल्दी है? कभी कभी लंबा रास्ता ही ज्यादा महफूज होता है। उनकी बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैंने कहा, नहीं बाबा, माल समय पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। कोई छोटा रास्ता हो तो बताइए, 2-4 घंटे बच जाएंगे। मेरे बार बार पूछने पर वो थोड़ा असहज हो गए। मेरा खलासी हरीश, जो हमारी बातें सुन रहा था, मुझसे कहने लगा, उस्ताद रहने दो, जब बाबा मना कर रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। हम अपने रास्ते से ही चलते हैं। लेकिन मेरे सिर पर तो जल्दी पहुंचने का भूत सवार था। मैंने हरीश को चुप रहने का इशारा किया और फिर से उन बाबा से जिद करने लगा। मेरी जिद के आगे हारकर वो बोले, एक रास्ता तो है जो जंगल के बीच से होकर गुजरता है। वो तुम्हें हाईवे से कम 3 घंटे पहले तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन बेटा, वो रास्ता ठीक नहीं है। रात के वक्त तो उस रास्ते पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर की उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने कहा, बाबा आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं देख लूंगा। दिन में तो उस तरफ से गाड़ियां जाती होंगी ना? उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और बोले, यहां से करीब 10 किलोमीटर आगे
तुम्हें सड़क के बाईं ओर एक पुराना पत्थर का मील का पत्थर दिखेगा। उस पर कुछ लिखा हुआ था जो अब मिट चुका है। उसी के ठीक बगल से एक कच्ची सड़क जंगल की तरफ उतरती है। वही है वो शॉर्टकट। लेकिन मेरी बात मान, उस रास्ते पर मत जा, खासकर आज की रात। उनकी आखिरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मेरे दिल में लालच घर कर चुका था। 3 घंटे पहले पहुंचने का मतलब था ज्यादा आराम और डीजल की अच्छी खासी बचत। मैंने उन बाबा का शुक्रिया अदा किया और हरीश को चलने का इशारा किया। जैसे ही हम अपनी ट्रक की तरफ बढ़े, उन बाबा ने मुझे पीछे से आवाज दी, बेटा, अगर अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहता है तो उस सड़क की तरफ देखना भी मत। उनकी बात सुनकर हरीश और भी डर गया और मुझसे कहने लगा, उस्ताद, प्लीज उस रास्ते से मत चलिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, अरे तू चुप कर, वो बूढ़ा आदमी सठिया गया है, कुछ लुटेरों का डर होगा इसलिए मना कर रहा है। हम ट्रक कहीं रोकेंगे थोड़ी, सीधे निकल जाएंगे, तू टेंशन मत ले। हरीश चुप तो हो गया, लेकिन उसका चेहरा उतारा हुआ था। हम दोनों ट्रक में बैठे और मैंने ट्रक स्टार्ट करके हाईवे पर आगे बढ़ा दिया। ठीक 10 किलोमीटर चलने के बाद मुझे बाईं तरफ वही पुराना मील का पत्थर नजर आ गया। उसके बगल से एक अंधेरी सड़क जंगल के अंदर जा रही थी, जैसे कोई गुफा का मुंह हो। मैंने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर जल्दी पहुंचने के लालच ने मेरे डर पर काबू पा लिया। मैंने स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को उस कच्ची अंधेरी सड़क पर उतार दिया। जैसे ही हमारे ट्रक ने उस रास्ते पर कदम रखा, हमारी हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना झंग लगा हुआ बोर्ड नजर आया। उस पर धूल और जालों के बीच लाल रंग से कुछ लिखा था, जो अब पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। बस एक शब्द पढ़ने में आ रहा था, खतरा। हरीश ने कांपती हुई आवाज में कहा, उस्ताद, देखा आपने, बोर्ड पर चेतावनी लिखी है। मैंने लापरवाही से कहा, हाँ देखा, लिखा होगा कि आगे रास्ता खराब है या लुटेरों से सावधान रहें। तू फिक्र मत कर, बस आराम से बैठ। यह कहकर मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। हमारा ट्रक अब हाईवे की रोशनियों को पीछे छोड़कर उस घने काले जंगल के अंधेरे में समाता जा रहा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ हमारे ट्रक के इंजन की घरघराहट चीर रही थी। मुझे नहीं पता था कि यह रास्ता हमें मंजिल के करीब ले जा रहा है या मौत के मुंह में। जैसे जैसे हमारा ट्रक उस सुनसान और कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे माहौल और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा था। सड़क के दोनों किनारों पर इतने घने और ऊंचे पेड़ थे कि उनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक छत सी बना रही थी, जिससे छात की हल्की फुल्की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हमारे ट्रक की हेडलाइट ही अंधेरे को चीरने की इकलौती कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रोशनी भी कुछ दूर जाकर ऐसे गायब हो जाती मानो कोई काला पर्दा उसे निगल रहा हो। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हमारे ट्रक के इंजन की आवाज और टायरों के नीचे कुचलते सूखे पत्तों की चरमराहट ही उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ रही थी। रास्ता इतना वीरान था कि हमें चले हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन हमारी गाड़ी के अलावा दूर दूर तक किसी और गाड़ी की रोशनी तो क्या, किसी इंसान या जानवर का नामो निशान तक नहीं था। पेड़ों की अजीबोगरीब शक्लें अंधेरे में ऐसी लग रही थीं मानो कोई हमें घूर रहा हो, कोई छिपकर हम पर नजर रखे हुए हो। माहौल में एक अजीब सी घुटन और बोझिलपन था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई अनजाना डर घुला हुआ हो। हरीश तो पहले से ही डरा हुआ था, अब उसकी हालत और भी खराब हो रही थी। वो बार बार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और सहमी हुई नजरों से खिड़की के बाहर देख रहा था। उसका डर देखकर मेरे अंदर भी एक अनजानी सी बेचैनी होने लगी थी, लेकिन मैं उसके सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उस्ताद, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं है। आखिरकार हरीश की कांपती हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा उस्ताद, वापस लौट चलते हैं। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, हालांकि अब मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। अरे नहीं भटकेंगे, शॉर्टकट है तो ऐसा ही होगा, तू फिक्र मत कर, हम सही जा रहे हैं। बस थोड़ी देर में यह रास्ता खत्म हो जाएगा और हम वापस हाईवे पर पहुंच जाएंगे। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप खिड़की से बाहर अंधेरे में देखता रहा। अब तक मुझे भी यह एहसास होने लगा था कि इस रास्ते पर आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बुजुर्ग आदमी सही कह रहे थे। यह रास्ता छोटा जरूर था, पर महफूज बिल्कुल नहीं था। कुछ देर और चलने के बाद अचानक हरीश मुझसे बोला, उस्ताद, जरा ट्रक को सड़क के किनारे रोक लो। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या हुआ अब? मैंने कहा था ना कि
कि इस रास्ते पर ट्रक नहीं रोकना है, जो भी करना है हाईवे पर पहुंचकर करना। वो गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोला, उस्ताद, मुझे बहुत जोरों से पेशाब आया है, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, बस 2 मिनट लगेंगे, मैं जल्दी जाकर आता हूं। मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने सोचा, वैसे भी इस सुनसान रास्ते पर कौन आ रहा है। मैंने ट्रक को सड़क के बीचों बीच ही रोक दिया और उसे कहा, ठीक है, जल्दी करके आ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं। मेरी बात सुनकर वो जल्दी से ट्रक से उतरा और सड़क के किनारे जंगल की तरफ अंधेरे में गायब हो गया। अब मैं ट्रक में अकेला बैठा था। अजीब अजीब से ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। मैंने सोचा, जब तक हरीश आता है तब तक अम्मा को फोन करके बता देता हूं कि सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मैंने फोन निकाला, लेकिन यह देखकर मेरा दिल बैठ गया कि फोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। नो सर्विस लिखा हुआ आ रहा था। अब मेरी बेचैनी और बढ़ गई। लगभग 5-7 मिनट गुजर गए, लेकिन हरीश वापस नहीं आया। मैंने उसे आवाज दी, हरीश, ओ हरीश, हो गया क्या? लेकिन जंगल के सन्नाटे में मेरी आवाज गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं आया। मैंने 2-3 बार और आवाज लगाई, लेकिन नतीजा वही रहा। अब मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। मैं ट्रक से नीचे उतरा और अपनी टॉर्च निकालकर उसी दिशा में जंगल की तरफ बढ़ा जिधर हरीश गया था। हरीश, कहाँ है तू? जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं चिल्ला रहा था, लेकिन वहां सिर्फ झींगुरों की आवाज थी। मैं थोड़ा और अंदर गया। टॉर्च की रोशनी में मुझे पेड़ों के डरावने साए के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। हरीश की चप्पलें वहीं पड़ी थीं जहां वो जंगल में घुसा था, लेकिन हरीश का कहीं पता नहीं था। यह देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस 2 मिनट का कहकर गया था। मैंने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, उसका नाम लेकर चिल्लाया, लेकिन वो कहीं नहीं था। जैसे जमीन उसे निगल गई हो या आसमान खा गया हो। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि इस जंगल में जरूर कोई गड़बड़ है। मैं बुरी तरह डर गया और भागकर वापस अपने ट्रक की तरफ आया। मैंने सोचा, मुझे यहां से तुरंत निकलना चाहिए। हो सकता है हरीश रास्ता भटक गया हो या किसी जंगली जानवर ने। नहीं, मैं कुछ भी बुरा सोचना नहीं चाहता था। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सबसे बड़े डर ने हकीकत का रूप ले लिया। ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने 1-2-10 बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक की बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई हो। अब मैं पूरी तरह से फंस चुका था। एक सुनसान डरावना जंगल, एक लापता खलासी और एक बंद पड़ा ट्रक। मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था कि क्यों मैंने उस बुजुर्ग की बात नहीं मानी। क्यों मैं लालच में आकर इस शापित रास्ते पर आ गया। मैं बेबसी में स्टीयरिंग पर सिर रखकर बैठ गया। तभी मुझे ट्रक के पीछे से कुछ खटकने की आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के पिछले हिस्से पर नाखून से खरोंच रहा हो। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने हिम्मत करके साइड मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। आवाज लगातार आ रही थी और अब वो और भी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। डर के मारे मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। तभी केबिन के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। धड़ धड़ धड़! मैं उछल पड़ा। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से हरीश की आवाज आई, उस्ताद, मैं हूं हरीश, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने राहत की सांस ली और जल्दी से दरवाजे का लॉक खोला। हरीश अंदर आया और हांफते हुए सीट पर बैठ गया। मैंने गुस्से और डर से मिली जुली आवाज में कहा, कहां रह गया था तू? और ये क्या आवाजें आ रही थीं? मेरी तो जान ही निकल गई थी। हरीश ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और बोला, कैसी आवाजें उस्ताद? मैं तो बस अभी आया, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मैं तो रास्ता भटक गया था, बड़ी मुश्किल से वापस आया हूं। उसकी बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने कहा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या? उसने चौंक कर कहा, कोशिश करो फिर से। मैंने एक बार फिर चाबी घुमाई और इस बार किसी चमत्कार की तरह ट्रक एक ही बार में स्टार्ट हो गया। मैं और हरीश दोनों हैरान थे। मैंने ज्यादा कुछ सोचे बिना तुरंत ट्रक को गियर में डाला और वहां से जितनी तेजी से हो सकता था आगे बढ़ा दिया। मैंने हरीश से पूछा, तुझे कुछ अजीब नहीं लगा जंगल में? उसने न में सिर हिला दिया और बोला, नहीं उस्ताद, बस अंधेरा बहुत था। चलो अच्छा हुआ ट्रक स्टार्ट हो गया, अब जल्दी से इस रास्ते से बाहर निकलते हैं। उसका बर्ताव मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो इतना शांत कैसे हो सकता था, जबकि थोड़ी देर पहले वो डर के मारे कांप रहा था।
मैंने सोचा शायद वापस आने की खुशी में उसका डर भाग गया हो। हम उस सड़क पर आगे बढ़ते रहे। लगभग 15-20 मिनट और चलने के बाद हमें सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो हाथ देकर हमसे लिफ्ट मांग रहा था। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर किसी को खड़े देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने हरीश से कहा, इतनी रात को ये कौन हो सकता है? क्या करें, लिफ्ट दें? हरीश, जो पहले हमेशा किसी को लिफ्ट देने से मना करता था, आज तुरंत बोल पड़ा, हाँ उस्ताद, दे देते हैं। बेचारा परेशान लग रहा है, हो सकता है यहीं आसपास किसी गांव का हो। उसकी बात सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैंने ट्रक उस आदमी के पास जाकर रोक दिया, हमारी खिड़की के पास आया और बोला, साहब आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उसकी उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। देखने में वो एक सामान्य गांव का आदमी लग रहा था। मैंने उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया। वो पीछे से चढ़कर केबिन में आ गया और हरीश के बगल में बैठ गया। उसके ट्रक में बैठने के बाद मुझे केबिन के अंदर का माहौल और भी अजीब लगने लगा। ट्रक में अचानक से बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था और एक अजीब सी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो ठंड और बदबू सिर्फ मुझे ही महसूस हो रही थी। हरीश और वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं चुपचाप ट्रक चलाता रहा। मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब ये सड़क हाईवे पर कब तक निकलेगी? उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और बोला, बस पहुंचने ही वाले हो अपनी असली मंजिल पर। उसकी बात और उसकी मुस्कान देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी के मुंह से ये शब्द, बस पहुंचने ही वाले हो अपनी असली मंजिल पर, सुनते ही मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो बेहद खौफनाक था। मैंने घबराकर हरीश की तरफ देखा, लेकिन वो तो ऐसे बैठा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो बस खामोशी से सामने सड़क को देखे जा रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने थोड़ी हिम्मत करके उस आदमी से पूछा। वो जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी सामान्य इंसान की हंसी नहीं थी। वो बहुत खोखली और डरावनी थी, जो ट्रक के केबिन में गूंजने लगी। मतलब तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा ड्राइवर साहब, उसने अपनी भयानक मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा डर हकीकत में बदल चुका था। मैं समझ गया था कि मैंने और हरीश ने किसी बहुत बड़ी मुसीबत को लिफ्ट दे दी है। वो अजीब सी बदबू अब और तेज हो गई थी और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे थे। मैं ट्रक की रफ्तार और बढ़ाना चाहता था ताकि जल्द से जल्द इस रास्ते से बाहर निकल सकूं, लेकिन मेरे हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। तभी अचानक मेरे ट्रक को जोर जोर से झटके लगने लगे। ऐसा लगा जैसे ट्रक के टायर किसी ऊबड़ खाबड़ चीज पर चल रहे हों। और फिर एक जोरदार झटके के साथ मेरा ट्रक अचानक से सड़क के बीचों बीच बंद पड़ गया। मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ जो पहले हुआ था। ट्रक बिल्कुल बेजान हो चुका था। ये क्या हो गया? मेरी आवाज कांप रही थी। वो आदमी और हरीश दोनों एक साथ मेरी तरफ मुड़े, और इस बार जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मेरे हल्का से चीख निकल गई। उनकी आंखें वो सामान्य इंसानों की आंखें नहीं थीं। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। वो पूरी तरह से सफेद थीं और अंधेरे में चमक रही थीं। उनके चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे थे। उनकी चमड़ी गलने लगी थी और उनके होठों से काले नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। वो आदमी, जो अब एक भयानक परेत जैसा दिख रहा था, बोला, खेल अब शुरू हुआ है ड्राइवर। और हरीश, या जो भी हरीश के रूप में था, वो भी एक भयानक आवाज में हंसने लगा। मैं समझ गया था, जो हरीश जंगल से लौट कर आया था वो मेरा खलासी हरीश नहीं था। वो कोई और था, कोई छलावा। मेरा असली खलासी तो शायद। ये सोचते ही मेरा दिल डूबने लगा। मैं दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। वो खुल ही नहीं रहा था। वो दोनों परेत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं अपनी सीट पर पीछे की तरफ चिपक गया। मौत मुझे अपने सामने खड़ी नजर आ रही थी। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। तभी उस परेत ने, जो उस आदमी के रूप में था, अपना लंबा नाखूनों वाला हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मैं आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन अचानक ट्रक के बाहर से किसी ने जोर से ट्रक के शीशे पर हाथ मारा। खट खट खट। हम तीनों ने चौंक कर उस तरफ देखा। बाहर कोई खड़ा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही वो दोनों परेत बेचैन हो गए। कौन है बाहर? हरीश के रूप वाले परेत ने गुस्से में कहा।
बाहर से एक भारी और रौबदार आवाज आई, दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। वो दोनों परेत एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वो एक ही झटके में खुल गया। मैं तुरंत ट्रक से नीचे कूद गया। बाहर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक लोहे की मोटी रॉड थी। वो कोई और नहीं, एक ट्रक ड्राइवर ही लग रहा था। उसके ट्रक की हेडलाइट हमारे ट्रक पर पड़ रही थी, जिससे अंधेरा थोड़ा कम हो गया था। मुझे देखते ही वो बोला, तुम ठीक हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तभी वो दोनों परेत भी गुस्साते हुए ट्रक से नीचे उतरे, लेकिन रोशनी में आते ही उनकी हालत अजीब होने लगी। वो चीखने लगे जैसे रोशनी उन्हें जला रही हो। उनका शरीर पिघलने सा लगा था। कुछ ही पलों में वो दोनों चीखते चिल्लाते हुए अंधेरे जंगल में भाग गए। मैं हैरान और डरा हुआ वहीं खड़ा था। उस अजनबी ड्राइवर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, तुम अब सुरक्षित हो, चलो यहां से निकलते हैं। उसने बताया कि उसका ट्रक भी यहीं आकर खराब हो गया था। उसने हमारे ट्रक को आते देखा था और जब हमारा ट्रक अचानक बंद हुआ और अंदर से अजीब आवाजें आईं, तो उसे शक हो गया था। मैंने कांपती हुई आवाज में उसे धन्यवाद दिया और पूछा, ये सब क्या था? वो कौन थे? उसने एक गहरी सांस ली और बोला, ये छलावे हैं। इस रास्ते पर इनका ही राज है। ये इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं पर पहुंच गया। उसने फिर पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसका सवाल सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे सारी बात बताई कि कैसे हरीश जंगल में गया और वापस नहीं लौटा और कैसे उसके रूप में कोई और ही ट्रक में आया था। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हमें उसे ढूंढना होगा। हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो और यहीं आसपास हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इस भयानक जंगल में वापस जाना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। मैंने हाँ कह दिया। उस ड्राइवर ने अपने ट्रक से एक बड़ी टॉर्च और कुछ और सामान निकाला। उसने मुझे भी एक लोहे की रॉड पकड़ाई और कहा, हिम्मत रखना, जो भी हो मेरा साथ मत छोड़ना। हम दोनों उस भयानक जंगल में हरीश को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जा रहे थे, अजीब अजीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। काफी देर तक चलने के बाद हमें जंगल के बीचों बीच एक कच्चा रास्ता नजर आया। वो रास्ता एक गांव की तरफ जा रहा था। गांव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से वीरान पड़ा हो। ज्यादातर घर टूटे फूटे और खंडहर बन चुके थे। पूरे गांव में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। इस वीरान गांव में कौन रहता होगा? मैंने उस ड्राइवर से पूछा। यह गांव अब इंसानों का नहीं है, उसने गंभीर आवाज में कहा। यह अब उन्हीं परेतों का ठिकाना है। हो सकता है वो तुम्हारे दोस्त को यहीं लाए हों। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। हम दोनों धीरे धीरे उस गांव में दाखिल हुए। गांव के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा डरावना था। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। तभी हमें एक घर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज हरीश की लग रही थी। हम दोनों दबे पांव उस घर की तरफ बढ़े। घर का दरवाजा टूटा हुआ था। हमने अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच हरीश को एक खंभे से बांध रखा था और उसके चारों तरफ वही परेत खड़े थे, जिनकी संख्या अब 10-12 हो चुकी थी। वो सब भयानक दिख रहे थे और एक अजीब सा अनुष्ठान कर रहे थे। वो हरीश की बलि देने की तैयारी में थे। उनमें से एक परेत, जो शायद उनका सरदार था, उसके हाथ में एक तेज धार वाला हथियार था। वो उसे लेकर हरीश की तरफ बढ़ रहा था। हम समझ गए कि अगर हमने कुछ पल और देर की तो हरीश को कोई नहीं बचा सकता। अंदर का वो खौफनाक मंजर देखकर एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। हरीश बेहोशी की हालत में खंभे से बंधा था और वो नरभक्षी परेत उसे घेर कर खड़े थे। उनका सरदार एक बड़ी सी झंग लगी कुल्हाड़ी लेकर हरीश की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो सब एक अजीब सी भाषा में कुछ गा रहे थे, जो किसी मंत्र जैसा लग रहा था। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उस अजनबी ड्राइवर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, डरो मत, बस वही करना जो मैं कहूं। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें कोई तरल पदार्थ था। उसने ढक्कन खोला और थोड़ा सा मेरे हाथ पर और थोड़ा अपने हाथ पर मल लिया। उसमें से तेज गंध आ रही थी, शायद मिट्टी के तेल जैसी। फिर उसने अपनी जेब से माचिस निकाली। उसने मेरे कान में कहा, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा,
जैसे ही मैं इशारा करूं तुम अंदर भागना और जितनी जल्दी हो सके हरीश की रस्सियां खोल देना। और हाँ, ये लो। उसने मुझे एक छोटा सा चाकू दिया। रस्सियां, इससे काटना। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने एक गहरी सांस ली। उसने घर के दरवाजे पर पड़े सूखे पत्तों और लकड़ियों के ढेर पर वो तेल छिड़का और माचिस जलाकर उस पर फेंक दी। पलक झपकते ही आग भड़क उठी और दरवाजे पर एक आग की दीवार सी बन गई। अंदर मौजूद सारे परेत आग देखकर चौंक गए और चीखते हुए पीछे हट गए। उनका ध्यान पूरी तरह से आग की तरफ चला गया। यही मौका था। उस ड्राइवर ने मुझे इशारा किया, अब जाओ। मैं बिना एक पल गंवाए आग के बगल से रास्ता बनाकर अंदर घुस गया। परेतों ने मुझे देखा और गुस्से में मेरी तरफ लपके, लेकिन उस ड्राइवर ने अपनी लोहे की रॉड घुमाते हुए उनके और मेरे बीच एक दीवार बना दी। वो अकेले ही उन सब से भिड़ गया था। उसकी फुर्ती और ताकत देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो एक आम इंसान है। मैं तेजी से हरीश के पास पहुंचा। वो अभी भी बेहोश था। मैंने जल्दी से चाकू से उसकी रस्सियां काटनी शुरू कर दी। रस्सियां काफी मजबूत थीं और मेरे हाथ डर से कांप रहे थे। बाहर वो ड्राइवर अकेले ही उन दरिंदों से लड़ रहा था। उनकी भयानक चीखें और ड्राइवर के दहाड़ने की आवाजें पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही मैंने आखिरी रस्सी काटी, हरीश मेरे ऊपर गिर पड़ा। मैंने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। तभी एक परेत उस ड्राइवर को छकमा देकर मेरी तरफ लपका। मैं उसे देखकर चिल्ला पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो मुंह तक पहुंचता, उस ड्राइवर ने एक जोरदार छलांग लगाई और अपनी रॉड से उसके सिर पर ऐसा वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया। हरीश को लेकर निकलो यहां से, जल्दी! वो चिल्लाया। मैंने हरीश को अपने कंधे पर लादा और दरवाजे की तरफ भागा। आग अब भी जल रही थी। मैं किसी तरह उसे लांग कर बाहर निकल आया। ड्राइवर भी मेरे पीछे पीछे आ गया। हम रुके नहीं, बस उस वीरान गांव से बाहर की तरफ भागते रहे। पीछे से उन परेतों की गुस्से और दर्द भरी चीखें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हमारे पीछे भाग रहा है। हम भागते भागते वापस उसी जगह पहुंचे जहां हमारे ट्रक खड़े थे। हमने जल्दी से हरीश को मेरे ट्रक के केबिन में लिटाया। वो अभी भी बेहोश था। अब क्या करें? ये ट्रक तो सटारट नहीं होगा, मैंने हाँफते हुए कहा। इस ट्रक को यहीं छोड़ना होगा। हम मेरे ट्रक से निकलेंगे, ड्राइवर ने कहा और अपने ट्रक की तरफ भागा। मैं भी उसके पीछे गया। हम दोनों उसके ट्रक में बैठे। उसने चाबी घुमाई और किसी चमत्कार की तरह उसका ट्रक एक ही बार में सटारट हो गया। उसने ट्रक को तेजी से घुमाया और उसी शापित रास्ते पर आगे की ओर बढ़ा दिया। मैंने पीछे मुड़कर अपने ट्रक को देखा, जो अंधेरे में अकेला खड़ा था। उस ट्रक के साथ मेरी कई यादें जुड़ी थीं। वो मेरी रोजी रोटी था, लेकिन इस वक्त जान बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। ट्रक चलाते हुए उस ड्राइवर ने एक बोतल से पानी निकालकर मुझे दिया। पानी पीकर मेरी थोड़ी जान में जान आई। हरीश अब भी बेहोश था। मैंने उससे पूछा, आपको कैसे पता चला कि हम उस गांव में हैं? उसने सड़क से नजरें हटाए बिना कहा, मुझे पता था कि वो उसे वहीं ले जाएंगे। ये उनका ठिकाना है। कई सालों से वो इस रास्ते पर भटकने वालों को अपना शिकार बना रहे हैं। आप कौन हैं और आप अकेले ही उन सब से कैसे लड़ लिए? मैंने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो मेरे दिमाग में कब से घूम रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी तुम्हारी तरह एक ड्राइवर हूं, बस वक्त ने कुछ चीजें सिखा दी हैं। मैं पहले भी एक दो बार इस रास्ते से गुजरा हूं और इन चीजों का सामना कर चुका हूं। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। हम चलते रहे। वो भयानक जंगल अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। कुछ देर और चलने के बाद हमें आगे रोशनी नजर आने लगी। वो हाईवे की रोशनी थी। हाईवे को देखकर मुझे जो सुकून मिला उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे हम नरक से वापस लौट आए हों। जैसे ही हमारा ट्रक हाईवे पर चढ़ा, मैंने एक राहत की सांस ली। उस ड्राइवर ने ट्रक को एक किनारे पर रोका। तभी हरीश को भी होश आ गया। होश में आते ही वो बुरी तरह डरकर चीखने लगा, बचाओ, छोड़ दो मुझे। मैंने और उस ड्राइवर ने उसे संभाला। शांत हो जा हरीश, हम सुरक्षित हैं। देख, हम हाईवे पर आ गए हैं। हरीश ने डरी सहमी नजरों से चारों तरफ देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वो सुरक्षित है, तो वो मुझसे लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगा। हम सब कुछ देर चुप रहे। उस खौफनाक रात ने हम तीनों को बुरी तरह से तोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद जब माहौल सामान्य हुआ, तो मैंने उस ड्राइवर से कहा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने आज हम दोनों को नई जिंदगी दी है। आपका नाम क्या है? उसने फिर से वही रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, नाम में क्या रखा है? बस ये समझ लो कि मदद करना मेरा काम है। उसने फिर मेरी आंखों में देखकर कहा, एक बात हमेशा याद रखना, सुभाष।
हर छोटे रास्ते पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी मंजिल पर देर से पहुंचना कभी न पहुंचने से बेहतर होता है। यह कहकर उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया। मैंने उससे कहा, अरे रुकिए तो, हम आपके साथ ही चलेंगे। नहीं, उसने कहा, मेरा रास्ता अलग है और तुम्हारा अलग। अब तुम लोग सुरक्षित हो। आगे एक कस्बा आएगा, वहां रुककर आराम कर लेना और अपने मालिक को फोन करके दूसरे ट्रक का इंतजाम कर लेना। उसने अपना ट्रक आगे बढ़ा दिया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मैंने उसका ट्रक नंबर नोट करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी नंबर प्लेट पर कीचड़ लगी हुई थी और कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते उसका ट्रक हाईवे के मोड़ पर मुड़ा और आंखों से ओझल हो गया। मैं और हरीश वहीं सड़क किनारे खड़े थे। हमारे पास न तो ट्रक था, न ही कोई सामान। बस हमारे पास थी तो एक खौफनाक रात की यादें और एक नई जिंदगी। उस अजनबी ड्राइवर के जाने के बाद मैं और हरीश काफी देर तक वहीं हाईवे के किनारे चुपचाप बैठे रहे। रात का अंधेरा अब छूटने लगा था और सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखाई देने लगी थीं। वो सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। वो हमारे लिए एक नए जीवन की सुबह थी। हमारे शरीर पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन हम जिंदा थे और इस वक्त यही सबसे बड़ी बात थी। हरीश अब भी सदमे में था। वो बार बार कांप उठता और सहमी हुई नजरों से चारों तरफ देखता, जैसे उसे अब भी डर हो कि वो परेत कहीं से आ जाएंगे। मैंने उसे दिलासा दिया, अब हम सुरक्षित हैं हरीश, वो इस हाईवे तक नहीं आ सकते। कुछ देर बाद जब सूरज पूरी तरह निकल आया तो हमने हिम्मत करके आगे की तरफ चलना शुरू किया। उस ड्राइवर ने बताया था कि आगे एक कस्बा आएगा। लगभग 1-1.5 घंटे पैदल चलने के बाद हमें एक छोटा सा कस्बा नजर आया। कस्बे में पहुंचकर ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। लोगों की चहल पहल, गाड़ियों का शोर, ये सब उस जंगल के भयानक सन्नाटे के बिल्कुल उलट था। हम सबसे पहले एक छोटे से होटल में गए। हमने वहां एक कमरा लिया और सबसे पहले नहाकर अपने कपड़े बदले। गर्म पानी जब शरीर पर पड़ा तो थोड़ी जान में जान आई। उसके बाद हमने अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को फोन किया और उन्हें सारी घटना बताई। जाहिर है उन्हें हमारी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि लुटेरों ने हमारा ट्रक लूट लिया है और हम बचने के लिए कहानियां बना रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा कि वो पुलिस को लेकर उस जगह पर पहुंच रहे हैं और हमें भी वहीं मिलने को कहा। हम जानते थे कि पुलिस भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी। हम उन्हें उन परेतों और उस वीरान गांव के बारे में कैसे समझाते? कौन हमारी बात मानता? हम दोनों होटल के कमरे में बैठे थे और हमारे दिमाग में बस वही रात घूम रही थी। मेरे मन में कई सवाल थे। वो अजनबी ड्राइवर कौन था? वो ठीक वक्त पर वहां कैसे पहुंचा? वो अकेले ही उन सबसे कैसे लड़ गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जो हमने देखा वो सच था या हमारे दिमाग का कोई वहम? उस्ताद, हरीश ने मेरी खामोशी को तोड़ा। वो ड्राइवर कोई आम इंसान नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा था, उसने कांपती आवाज में बताना शुरू किया, मैं बुरी तरह डर गया था। मुझे लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा। वो मुझे उस गांव में ले गए और उस खंभे से बांध दिया। वो सब मेरे चारों तरफ नाच रहे थे और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। तभी वो ड्राइवर वहां आया। उसके हाथ में सिर्फ एक लोहे की रॉड थी, लेकिन उसे देखते ही वो सब डर गए थे। जब उसने आग लगाई तो मैंने अपनी हल्की बेहोशी में देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक नीली चमक। और जब वो उन परेतों से लड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कोई रोशनी निकल रही हो। वो कोई फरिश्ता था उस्ताद। हरीश की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये सच हो सकता है? क्या वो कोई दिव्य शक्ति थी जो हमारी मदद के लिए आई थी? मुझे उस ढाबे वाले बुजुर्ग की बात याद आई। रात के पहर में उस राह पर परिंदा भी पर नहीं मारता। फिर वो अजनबी ड्राइवर कहां से आया? तभी मेरे दिमाग में एक और बात आई। मैंने हरीश से पूछा, जब मैं ट्रक में तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो ट्रक अचानक बंद हो गया था, लेकिन जब तुम या तुम्हारा छलावा वापस आए तो वो सटारट हो गया। ऐसा कैसे हुआ? हरीश ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, उस्ताद, जब मैं जंगल की तरफ गया तो कुछ दूर जाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। मैं जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं उस गांव में बंधा हुआ था। इसका मतलब जो ट्रक में लौटा था वो शुरू से ही एक छलावा था। उसने ही ट्रक को किसी तरह दोबारा स्टार्ट किया होगा ताकि मैं और आगे उनके जाल में और गहरे फंसता चला जाऊं। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। कुछ घंटों बाद हमारे मालिक पुलिस को लेकर वहां पहुंचे।
हम उन्हें वापस उसी जगह ले गए जहां से वो शापित रास्ता शुरू होता था। उस मील के पत्थर के पास पहुंचकर मेरा दिल दहल गया। दिन के उजाले में भी वो रास्ता अंधेरा और डरावना लग रहा था। पुलिस और हमारे मालिक अंदर जाने को तैयार नहीं थे। वो इसे एक लूट की वारदात मानकर चल रहे थे। उन्होंने हमसे पूछताछ की, हमारे बयान लिए, लेकिन हमारी कहानी को मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया। मालिक ने हमें नौकरी से निकालने की धमकी दी और नुकसान की भरपाई हमारी तनख्वाह से काटने को कहा। हम बेबस थे, हम किसी को कुछ साबित नहीं कर सकते थे। उस दिन के बाद मैं और हरीश वापस अपने घर लौट आए। हमने वो नौकरी छोड़ दी। कई दिनों तक हम दोनों उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। रात को सोते हुए भी वही भयानक चेहरे और चीखें सुनाई देती थीं। मैंने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। मुझे सटियरिंग पर बैठने से भी डर लगने लगा था। मैंने एक छोटी सी दुकान खोल ली और उसी से अपने घर का गुजारा चलाने लगा। हरीश भी अपने गांव वापस चला गया। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन मेरे मन में वो सवाल अब भी जिंदा थे। मैं उस रात की हकीकत जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि वो अजनबी ड्राइवर कौन था। 1 साल गुजर गया। एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक पुराना ट्रक ड्राइवर जो मेरे बाबूजी का दोस्त था मुझसे मिलने आया। बातों बातों में मैंने उसे उस रात के बारे में बताया, यह सोचकर कि शायद वो इसे मजाक में उड़ा देगा। लेकिन मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो गंभीर हो गया। उसने कहा, सुभाष, तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। वो रास्ता सच में शापित है। उस रास्ते पर जो गांव है, सालों पहले वहां एक भयानक महामारी फैली थी जिसमें पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया था। लोग तड़प तड़प कर मरे थे, इसलिए उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। वो आज भी वहां भटकती हैं और उस रास्ते से गुजरने वालों को अपना शिकार बनाती हैं। लेकिन वो ड्राइवर कौन था जिसने हमें बचाया? मैंने पूछा। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, कहते हैं उस रास्ते पर जब भी कोई नेक दिल इंसान फंसता है तो एक रक्षक प्रकट होता है। कोई उसे बजरंगी का दूत कहता है, कोई सड़क का रखवाला। वो कौन है, कहां से आता है, कोई नहीं जानता। वो बस आता है, जान बचाता है और गायब हो जाता है। तुम खुशकिस्मत हो कि उसने तुम्हारी मदद की। उसकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। तो क्या हरीश सही कह रहा था? क्या वो वाकई कोई दिव्य शक्ति थी? मेरी आंखों के सामने उस ड्राइवर का चेहरा घूम गया। वो शांत स्वभाव, वो निडर आंखें और वो रहस्यमयी मुस्कान। उस पुराने ड्राइवर की बातें मेरे दिमाग में घर कर गई थीं। सड़क का रखवाला, बजरंगी का दूत, ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। एक तरफ मेरा पढ़ा लिखा मन इन बातों को अंधविश्वास कह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिल, जिसने उस रात मौत को इतने करीब से देखा था, इस बात पर यकीन करने को मजबूर था। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। मैं उस रहस्य की तह तक जाना चाहता था। मैं उस जगह पर एक बार फिर जाना चाहता था, लेकिन इस बार दिन के उजाले में। मेरे अंदर का डर अभी भी था, लेकिन अब उस डर पर मेरी जानने की इच्छा हावी हो रही थी। मैंने हरीश को फोन किया। मैंने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। पहले तो वो बुरी तरह डर गया और साफ मना कर दिया। उसने कहा, उस्ताद, मैं दोबारा उस नरक में कदम भी नहीं रखना चाहता। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी जियो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा, हरीश, मैं ये अपने लिए करना चाहता हूं। मैं उस रखवाले का धन्यवाद करना चाहता हूं, अगर वो सच में है तो। और अगर ये सब हमारा वहम था तो मैं उस वहम को भी खत्म करना चाहता हूं। मैं बस एक बार दिन में उस गांव को देखना चाहता हूं। मेरी जिद के आगे आखिरकार वो मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हम उस कस्बे के कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर जाएंगे। मुझे उसकी बात सही लगी। अगले हफ्ते हम दोनों फिर से उसी हाईवे पर पहुंचे। हम उस कस्बे में गए और वहां के कुछ बुजुर्ग लोगों से मिले। जब हमने उन्हें उस रास्ते और उस वीरान गांव के बारे में बताया तो उनके चेहरे पर भी एक अजीब सा खौफ उतर आया। एक बुजुर्ग ने हमें बताया, तुम लोग जिस गांव की बात कर रहे हो उसका नाम काल खेड़ा है। सालों पहले वो एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था, लेकिन फिर वहां हैजे की बीमारी फैली और देखते ही देखते सब खत्म हो गया। जो बच गए वो गांव छोड़कर भाग गए। कहते हैं जिनकी मौत हुई उनकी आत्माएं आज भी उस गांव में भटकती हैं और किसी को भी वहां आने नहीं देती। उन्होंने हमें वहां जाने से सख्ती से मना किया, लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि हम सिर्फ दिन में बाहर से ही उस जगह को देखकर वापस आ जाएंगे तो वो मान गए। उन्होंने हमें गांव के एक पंडित जी से मिलवाया। पंडित जी ने हमारी पूरी बात सुनी और हमें कुछ हनुमान चालीसा की छोटी किताबें और रक्षा सूत्र दिए। उन्होंने कहा, हनुमान जी का नाम लेकर जाना,
वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और याद रखना, सूरज ढलने से पहले हर हाल में वहां से लौट आना। अगली सुबह हम 4-5 स्थानीय लोगों के साथ एक जीप किराए पर लेकर उस रास्ते की तरफ बढ़े। दिन के उजाले में भी उस मील के पत्थर के पास पहुंचकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। वो कच्चा रास्ता अब भी उतना ही मनहूस लग रहा था। हमने जीप को वहीं हाईवे पर छोड़ा और पैदल ही उस रास्ते पर आगे बढ़े। दिन में जंगल उतना डरावना नहीं था, लेकिन फिर भी हवा में एक अजीब सी उदासी और भारीपन था। चिड़ियों की चहचहाहट भी उस जंगल में सुनाई नहीं दे रही थी। चलते चलते हम आखिरकार उस वीरान गांव कालखेड़ा के मुहाने पर पहुंच गए। दिन के उजाले में वो गांव और भी ज्यादा भयावह लग रहा था। टूटे फूटे घर, दीवारों पर उगी जंगली बेलें और चारों तरफ फैला एक मातम भरा सन्नाटा। हम डरे हुए थे, लेकिन हम आगे बढ़े। हम उसी घर के पास पहुंचे जहां हरीश को कैद किया गया था। घर अब एक खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं था। अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय धूल और जालों के। वो खंभा भी नहीं था जिससे हरीश को बांधा गया था। यहां तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ आए एक आदमी ने कहा। शायद तुम लोगों ने रात के अंधेरे में कुछ और देख लिया होगा। मुझे भी एक पल के लिए लगा कि शायद ये सब हमारा वहम ही था। शायद उस रात हम डर की वजह से चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देख रहे थे। हम निराश होकर वापस मुड़ने ही वाले थे कि मेरी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वो एक छोटा सा पुराना पीतल का लॉकेट था। मैंने उसे उठाया। उस पर हनुमान जी की छवि बनी हुई थी और जैसे ही मैंने उसे पलटा, मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। लॉकेट के पीछे एक नाम खुदा हुआ था, मंगल सिंह। मंगल सिंह, हाँ, ये नाम सुनकर हमारे साथ आए पंडित जी चौंक गए। उन्होंने मुझसे वो लॉकेट लिया और उसे देखकर बोले, हे भगवान, ये तो मंगल का लॉकेट है। कौन मंगल? मैंने पूछा। पंडित जी ने बताना शुरू किया। मंगल सिंह इसी गांव का रहने वाला था। वो एक बहुत ही बहादुर और नेक दिल इंसान था। जब गांव में महामारी फैली तो वो अपनी जान की परवाह की बिना रात दिन लोगों की सेवा करता रहा। बहुतों की जान बचाई उसने, लेकिन आखिर में वो खुद भी उस बीमारी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। कहते हैं मरते वक्त भी वो यही कह रहा था कि वो इस गांव को और इसके रास्ते को कभी किसी बुरी आत्मा के हवाले नहीं होने देगा। लोग मानते हैं कि मंगल की आत्मा आज भी एक रक्षक के रूप में इस सड़क की निगरानी करती है और नेक दिल मुसाफिरों की मदद करती है। पंडित जी की बातें सुनकर मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। वो अजनबी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मंगल सिंह की आत्मा थी, सड़क का रखवाला। उसने अपना लॉकेट शायद जानबूझकर वहां छोड़ा था ताकि हम जैसे लोगों को सच्चाई का पता चल सके। उस दिन उस वीरान गांव में खड़े होकर मैंने मन ही मन मंगल सिंह को धन्यवाद दिया। मेरी आंखों में आंसू थे। ये डर के नहीं बल्कि श्रद्धा और कृतज्ञता के आंसू थे। हम सब ने उस गांव की शांति के लिए प्रार्थना की और वहां से वापस लौट आए। उस दिन के बाद मेरे मन का सारा डर, सारी बेचैनी खत्म हो गई। मुझे मेरे सारे जवाब मिल चुके थे। मैंने वापस आकर ट्रक चलाना शुरू कर दिया, लेकिन अब मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास था। मैं अब भी लंबे सफर पर जाता हूं, लेकिन अब मैं शॉर्टकट के लालच में नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि हर सड़क पर कोई ना कोई रखवाला मौजूद है, बस हमें उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। और वो हनुमान जी का लॉकेट, वो आज भी मेरे ट्रक में मेरे सामने लटका हुआ है। वो मुझे हर पल याद दिलाता है उस खौफनाक रात की और उस रक्षक की जिसने हमें एक नई जिंदगी दी थी। उस दिन कालखेड़ा से लौटने के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो डर जो मेरे दिल में घर कर गया था, अब एक गहरी श्रद्धा और समझ में तब्दील हो चुका था। मैंने न केवल दोबारा ट्रक चलाना शुरू किया, बल्कि अब मैं अपने काम को एक अलग ही नजरिए से देखता था। अब ये मेरे लिए सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक सफर था जिसमें न जाने कितने अनकहे रहस्य और अनुभव छुपे होते हैं। मैंने हरीश से भी बात की। उस गांव की सच्चाई जानने के बाद उसके मन से भी डर का बोझ हल्का हो गया था। कुछ महीनों बाद वो भी वापस काम पर लौट आया और हम दोनों की जोड़ी एक बार फिर सड़कों पर सफर करने लगी। लेकिन अब हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। हम सिर्फ उस्ताद और खलासी नहीं थे, बल्कि दो ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मिलकर मौत को हराया था। हमारे साथ हुई उस घटना की कहानी धीरे धीरे दूसरे ड्राइवरों के बीच भी फैल गई। कुछ ने यकीन किया, कुछ ने इसे हमारी मनगढ़ंत कहानी बताकर मजाक उड़ाया, लेकिन हमें किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम जानते थे कि हमने क्या अनुभव किया है, और अब जब भी हम किसी लंबे सफर पर निकलते
तो दूसरे नए ड्राइवरों को शॉर्टकट के खतरों के बारे में आगाह करना नहीं भूलते थे। हम उन्हें अपनी कहानी सुनाते ताकि वो लालच में आकर वो गलती ना करें जो हमने की थी। मंगल सिंह का वो पीतल का लॉकेट आज भी मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर हनुमान जी की मूर्ति के साथ लटका हुआ है। ये मेरे लिए सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि हिम्मत, विश्वास और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब भी मैं उसे देखता हूं, मुझे वो रहस्यमयी मुस्कान वाला चेहरा याद आ जाता है। वो चेहरा जिसने हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी दिखाई थी। उस घटना ने मुझे जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाए। पहला सबक था धैर्य का। जिंदगी में हम सब अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। इस जल्दी में हम अक्सर छोटे और आसान रास्ते तलाशते हैं, जिन्हें हम शॉर्टकट कहते हैं। लेकिन हर शॉर्टकट सही नहीं होता। कुछ शॉर्टकट हमें हमारी मंजिल से और भी दूर ले जाते हैं, या कभी कभी ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से वापसी नामुमकिन होती है। मंजिल पर थोड़ा देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से हमेशा बेहतर होता है। दूसरा सबक था विश्वास का। उस रात अगर मैं उस अजनबी ड्राइवर पर विश्वास नहीं करता, तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो सबसे मुश्किल हालातों में भी रास्ता दिखाती है। ये विश्वास ईश्वर पर हो सकता है, किसी इंसान पर हो सकता है, या खुद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर हो सकता है। और तीसरा और सबसे बड़ा सबक था अच्छाई की शक्ति का। मंगल सिंह ने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी, और मरने के बाद भी उसकी आत्मा एक रक्षक के रूप में लोगों की भलाई कर रही है। इससे यह साबित होता है कि अच्छाई कभी नहीं मरती। वो किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहती है। दुनिया में अगर बुरी ताकतें हैं, तो उनसे लड़ने के लिए दैवी और अच्छी ताकतें भी मौजूद हैं। जरूरत है बस उन्हें पहचानने और उन पर यकीन करने की। दोस्तों, आज भी मैं उसी राजस्थान गुजरात रूट पर ट्रक चलाता हूं, लेकिन अब जब भी मैं उस पुराने मील के पत्थर के पास से गुजरता हूं, तो मैं अपना ट्रक धीमा कर लेता हूं। मैं हॉर्न बजाकर उस सड़क के रखवाले को सलाम करता हूं। वीरान रास्ते की तरफ नहीं देखता, लेकिन मुझे पता है कि वो वहां है, हमेशा की तरह सड़कों की और मुझ जैसे मुसाफिरों की निगरानी कर रहा है। ये दुनिया रहस्यों से भरी है। कुछ चीजें हमारी समझ और विज्ञान से परे होती हैं। जरूरी नहीं कि हम हर चीज को अपनी आंखों से देखें या उसे तर्क की कसौटी पर कसें, तभी उस पर यकीन करें। कुछ चीजें बस महसूस करने और विश्वास करने के लिए होती हैं। तो अगली बार जब आप किसी सफर पर निकलें और कोई बुजुर्ग आपको किसी अनजाने रास्ते पर जाने से रोके, तो उसकी बात को सिर्फ अंधविश्वास कहकर उड़ा मत दीजिएगा। रुककर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्योंकि क्या पता वो कोई शुभचिंतक हो या शायद कोई रखवाला। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।